हाँ जी बच्चों, आप पहले एक बार ये वेव ऑप्टिक्स में कौन सा पार्ट करना था? मैं बी पार्ट था ना। हाँ जी, एक्सरसाइज 0 बच्चों, ए पार्ट हो गया था। अच्छा, ए के थर्ड में बच्चों क्या करना था? मतलब व्हाई नॉट प्रेशर? नहीं, जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव को आप रिप्रेजेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। हमें जरूरत नहीं पड़ती, जब आपने हमने नहीं लिखा हुआ, वैसे बता रहा हूँ कि कर सकते हैं। बस इतना होता है कि वहाँ चेंज इन प्रेशर होता है और एक थोड़ा सा फर्क है। जैसे वाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जैसे वैसे ही वहां पे प्रेशर की जगह चेंज इन प्रेशर होता है। मतलब अगर ये चेंज इन प्रेशर लिखा होता या चेंज इन डेंसिटी भी लिखा होता तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता। तो बच्चों एक और भी इंटरेस्टिंग बात आती है कि फिर हम एक ये भी बात कह सकते हैं ना कि सर भी उसमें क्या है कि इनिशियल प्रेशर 0 ले लो, तो फिर चेंज इन प्रेशर हुआ या प्रेशर हुआ एक ही बात हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है? इनिशियल प्रेशर अगर हम 0 ले लेंगे तो वो तो वैक्यूम बन गया, तो उसमें तो साउंड वेव ट्रैवल ही नहीं कर सकती। तो इसलिए यहाँ पे वो नहीं चल सकता था कि साउंड के केस में चेंज इन प्रेशर ही होना पड़ता है। अंडरस्टूड? ओके, हाँ जी, एक्सरसाइज 0 बी पार्ट। सी, आपको कहा है स्लिट्स प्रोड्यूस सेम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। तो मतलब अगर हम इंटेंसिटी आई ईच मान लें दोनों स्लिट्स की, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? 4i। हमें कहा है आ, उसका 75%, मतलब 3 होनी चाहिए इंटेंसिटी। तो क्या किया आपने उसके लिए? कैसे सॉल्व किया 3i के लिए? हाँ, बीच में होगी। हाँ, वो नहीं नहीं, याद करो, यूनिफॉर्म थोड़ी होता है, लीनियरली थोड़ी चेंज कर रहा है वो तो। याद करो, मैंने कर्व भी दिखाई थी, वो तो कर्व की फॉर्म में होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आपने ये किया है। बीटा क्या है इसका? आपने 3/4 ऑफ बीटा निकाल दिया क्या आंसर? हाँ, तो नहीं, वो थोड़ी करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? 3i आ गया, आपको 3i इंटेंसिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? उस फॉर्मूला में, इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला, 3i इज इक्वल टू आई प्लस 2i कॉस डेल्टा फाई। उससे डेल्टा फाई निकलेगा। डेल्टा फाई वाई पे डिपेंडेंट है, राइट? उससे निकलेगा।
हाँ, एक बात आप बच्चों सोच सकते हो, मतलब कि उसकी मैथ्स में ना पढ़ के थोड़ा फास्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम 1 मिनट के लिए सोचें कि इंटेंसिटीज का जो पैटर्न होता है, ये 4i, ये 0 और ये 4i फिर 0। ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेट वेरी कर रही होंगी। तो जो 3i वाला पॉइंट होगा, मतलब वो कहाँ कहाँ आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा, है ना? और कहाँ आएगा, एक इधर आएगा, एक इसके ऊपर भी आएगा ना। मतलब हमें कौन सा डिस्टेंस लेना चाहिए, ये वाला या मिनिमम पूछा तो यही वाला आएगा, है ना? दूसरा अगर हम लेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। हाँ जी, हो गया क्लियर सबको 9th क्वेश्चन? आगे हो गया 11th। ओके, तो 11th में बच्चों क्या हो जाएगा कि अगर आप एक स्लिट को दूसरे का डबल कर दोगे तो क्या होगा, उससे डबल एनर्जी आएगी उस वाले स्लिट से। तो विच मीन्स एक तरह से क्या हो जाएगा, डबल एनर्जी, मतलब जो इंटेंसिटी है वो डबल हो जाएगी। एक अब यहाँ पे बच्चों एक बात समझने वाली है, यहाँ गलती हो जाती है। एकदम हमारे माइंड में आता है कि एनर्जी डबल हुई तो एरिया भी डबल हुआ तो इंटेंसिटी तो सेम रही। ठीक है, एक मिनट, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी 11th पे हम आते हैं, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 1 ए पार्ट तो हो गया था, बी पार्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने करना है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये भी आज पढ़ना था मैं। कंट्रास्ट का मतलब ही होता है आई मैक्स अपॉन आई मिन। और बच्चों ये 2.5 डिग्री दिया है। डिग्री क्या चीज है, बट ये है क्या चीज? ये बेसिकली वो है जो हमने फिगर के अंदर थीटा एंगल बनाया था ना, ये वो वाला एंगल है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम मतलब n इक्वल टू 1। आपको कहा है कि जो n इक्वल टू 1 वाला मैक्सिमम बन रहा है, ये उसकी पोजीशन बताइए 2.5 डिग्री, मतलब एक तरह से वो वाला एंगल जो थीटा, राइट? आ 14th क्वेश्चन बच्चों, वैसे फिजिक्स हमारे अभी आगे आएगा, बट ये आप केमिस्ट्री के बेसिस पे आंसर कर सकते थे। वो कैसे, डी ब्रॉगली वेव, कि आप उस इलेक्ट्रॉन बीम का लैम्डा निकाल लो, तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लैम्डा कम हो जाएगा, राइट? लैम्डा इक्वल टू h/mv, तो बस उसके बेसिस पे आंसर कर। A plane wavefront falls on a convex lens. Emerging wavefront is, तो अगर वो कॉन्वेक्स लेंस पे प्लेन वेवफ्रंट मतलब पैरेलल बीम, तो वो ऐसे जाएगा। तो ये जो वेवफ्रंट है इस तरह से ना, दिस इज स्फेरिकल कन्वर्जिंग।
मतलब हाँ, ये आ सकता था कि उसके बाद तो स्फेरिकल डाइवर्जिंग भी हो रहा है, बट अगर सिंगल ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर करोगे तो बेस्ट चॉइस डी बनती है। आगे। ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी बच्चों मतलब अभी आज हमें और क्लियर हो जाएगा, एक्सरसाइज 1+6। और कोई क्वेश्चन बच्चों बी पार्ट में? हो गए बच्चों? हाँ, ये हमने आज इनफैक्ट यही करना था, आज यहीं से स्टार्ट करना था। तो एनीवेज बच्चों, अपने डाउट्स हो गए है ना बाकी? तो हमने बच्चों लास्ट टाइम बेसिक वाईडीएससी समझ लिया था कि कैसे पाथ डिफरेंस आ रहा है, और उस पाथ डिफरेंस के कारण हमने देखा था कि स्क्रीन के ऊपर हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम उसकी कुछ वेरिएशंस और उसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो जिसमें से हमें आज सबसे पहले यही क्वेश्चन करना था, और इसके अंदर ही एक्चुअली वो भी कवर हो रहा है जो ई पार्ट है, विड्थ वाला, राइट? तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ए ऑप्शन, अगर स्क्रीन को हम दूर करेंगे तो क्या होगा प्लेन ऑफ स्लिट से? कैपिटल डी बढ़ जाएगा। कैपिटल डी बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ आपकी बढ़ जाएगी, करेक्ट? तो ए ऑप्शन में कुछ खास नहीं है। ठीक है जी, ओके। बी, लैम्डा कम कर दिया तो क्या होगा? फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, करेक्ट? इसमें भी कुछ खास नहीं है। सी, सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज। स्मॉल डी बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा? फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। डी, source slit is moved closer to the double slit plane। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि सोर्स को आप उन दोनों स्लिट्स के पास ले आए। इसमें एक तो ये होगा कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आप सोच सकते हो कि जो स्लिट्स के पास इंटेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक बच्चों इसमें कुछ और भी फैक्टर आता है, एक ज्योमेट्रिक कंडीशन आती है जो मतलब अभी हम प्रूव नहीं कर सकते, बस हमें वो माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको अभी वो समझाऊंगा, मतलब लिखवा दूंगा कि डी में क्या होता है। ई ऑप्शन, width of the source slit is increased। ठीक है, और एफ तो भी हमने पढ़ना है, उसको अभी के लिए मतलब जरूरत नहीं है। बच्चों क्या होता है, बेसिकली डी और ई जो है वो रिलेटेड ही है। ठीक है, मतलब इन दोनों में एक रेशियो होती है, मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है। देखो क्या है, ये पढ़ो। एस होता है साइज ऑफ सोर्स, जिसको हमने अपने फिगर में पॉइंट सोर्स दिखा दिया था, बट उसका कुछ ना कुछ साइज तो होगा। ठीक है, एंड कैपिटल एस इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स। नॉर्मली हमें वो बनाना ही नहीं पड़ता, समझ गए आप? ये कौन से वाला डिस्टेंस है? ये जब हमने ऐसे सोर्स दिखाया था और ये S1 S2 दिखाया था, तो ये S है। ठीक है, तो इट टर्न्स आउट कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए एक ये कंडीशन है, S/S शुड बी लेस देन लैम्डा बाय। ठीक है, इसको हम अपने लेवल पे प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, देखो क्या बन रहा है बच्चों, S/S क्या बना? साइज ऑफ सोर्स अपॉन डिस्टेंस, दिस शुड बी लेस देन लैम्डा बाय टी।
ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स हैं वो हमें दिखते नहीं क्लियरली। ठीक है, तो ये हम प्रूव नहीं कर सकते, बट इट टर्न्स आउट कि ये मतलब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए मतलब ये डाला हुआ है कि आपको ये पता होना चाहिए। तो आप ये समझ लो कि जो डी ऑप्शन है वो भी इसी से लिंक्ड है। डी में भी यही कहा था ना कि विड्थ बढ़ा दी, मतलब एस बढ़ा दिया, स्मॉल एस को बढ़ा दिया। हाँ, मतलब साइज ऑफ सोर्स, मतलब जिसको हम वैसे पॉइंट दिखा रहे हैं असली में कुछ ऐसा होगा, तो ये वाली चीज, दिस इज स्मॉलेस्ट। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है, सो this becomes important for the reason it is mentioned in NCERT and it has not been asked till now. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों वो तो एक्सप्लेन हो गया विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर S1 S2 को हम बड़ा कर दें तो क्या होगा। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया, ये कंडीशन हमने याद रखनी है। ठीक है, ओके। तो बच्चों क्या होता है, आ, जब हम बच्चों इंटेंसिटी की बात करते हैं, आ, तो एक बात समझते हैं हम कि जब हम ऐसे कहते हैं कि S1 S2 से किसी पॉइंट P पे लाइट पहुंची, ठीक है, और हम कहते हैं कि इंटेंसिटीज I1 I2 हैं, उससे हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली जो हमारा फॉर्मूला है। वो I1 I2 कौन सी इंटेंसिटीज होती हैं बच्चों, किसकी इंटेंसिटी होती है? बोलो बच्चों। वो एकदम क्वेश्चन की लैंग्वेज से या बहुत जगह देख के ना ऐसा लगता है कि I1 I2 जो है वो सोर्स की इंटेंसिटीज है। ठीक है, बट एक बात समझो, EM वेव से इंटेंसिटी तो एक पॉइंट पे होती है ना, तो वो किसकी इंटेंसिटी, वो हाँ वो प्रोड्यूस ड्यू टू S1 हो रही है। I1 इज द इंटेंसिटी बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू S1, बट वेयर? P पर। सोच के ऐसा लगता है एकदम कि S1 जो I1 इंटेंसिटी है वो S1 के स्पॉट पे, नहीं, वो क्या है, इट इज द इंटेंसिटी बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय S1 एट पॉइंट P। ठीक है, तो ठीक है, तो जिसका हम ये कह देते हैं कि अगर इंडिविजुअली सिर्फ S1 होता तो I1 होती, सिर्फ S2 होता तो I2 होती। अब जब वो इकट्ठे पहुंच गए तो उस कारण से हमें पता है कि जो इंटेंसिटी है वो I1 प्लस I2 प्लस जो भी है वो बन जाएगी। ठीक है,
तो जब हम कहते हैं कि भाई 4i है मैक्स इंटेंसिटी, उसका क्या मतलब है कि भाई जो एक प्रोड्यूस कर रहा था वो आई थी, लेकिन दोनों इकट्ठे 4i कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों यहां से आपको वो बात बिल्कुल समझ आ जाएगी कि जब हम कहते हैं कि भाई मैंने S1 को बड़ा कर दिया, तो उससे क्या होगा, I1 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि S1 से ज्यादा एनर्जी P पे पहुंच रही है, P का एरिया तो वही है। ठीक है। समझने वाली बात ये थी, ये नहीं सोचना कि S1 बड़ा कर दिया और उसका एरिया बड़ा कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो S1 की जो एनर्जी P पे पहुंच रही है उससे मतलब है। तो P का एरिया तो वही रहा, लेकिन S1 ने ज्यादा एनर्जी भेजी, तो क्या हुआ, वो इंटेंसिटी वहां पे बढ़ जाएगी। तो on increasing size of S1, I1 increases. ठीक है बच्चों। एंड बच्चों बाय सेम लॉजिक हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर जो S1 यहाँ था, S यहाँ था, तो अगर मैं S को S1 S2 के पास कर दूंगा एंड वो कंडीशन स्टिल सेटिस्फाइड है जो हमने वहां पे बात की थी, तो भी क्या होगा, तो भी आई बढ़ जाएगा। इसको बच्चों S डैश बोलो। इस S को और उस फॉर्मूला वाले S को मिक्स मत करना, हमने सोर्स को S दिखाया था, राइट। जो हमने कंडीशन लिखी थी उसका थोड़ा सा रीजन अभी आगे हमें समझ आएगा डिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद, मतलब उस समय बस ये समझ आ जाएगा कि वो क्यों हो रहा है, स्टिल हम मैथमेटिकली तो नहीं निकाल पाएंगे उसको। ओके, क्लियर बच्चों। तो आपको ख्याल होगा हम ऊपर कैसे YDSC पढ़ रहे थे, इसी की फर्दर बच्चों और इसमें केसेस पढ़ते हुए नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो बच्चों एक बार वो पैटर्न को ऑब्जर्व करो दोबारा और उसको देखकर मुझे बताओ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितने बनेंगे। कुछ हम मतलब क्वांटिफाई कर सकते हैं कि टोटल नंबर कितना बनेगा। अज्यूम स्क्रीन टू बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो भी कितने बनेंगे। सबसे पहले तो बच्चों माइंड में ये बात लेकर आओ कि जब आप टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब अब आपका y छोटा होना जरूरी नहीं है। अब तो y बड़ा भी हो सकता है ना, कि दूर भी बन रहा हो सकता है। तो वो वाली अप्रोक्सीमेशन हटा के y स्मॉल वाली देखो, कुछ कमेंट कर सकते हैं हम। So now your theta is not small, right?
अच्छा, थिंक ऑफ इट दिस वे, जो एंगल थीटा है वो कितना हो सकता है मैक्सिमम? हम्म हाँ, इसको थोड़ा और बिल्ड करो, टोटल स्क्रीन पे देखो कितना होगा, और सोचो, ठीक जा रहे हो? क्या बताना? ब्राइट, हाँ ब्राइट, मतलब 4i वाले जो पॉइंट्स है। टोटल स्क्रीन पे सोचो कितने हो गए। और सोचो, ठीक जा रहे हो, बस इसलिए मिस्टेक करो। और सोचो, ऑलमोस्ट देयर। तो ये क्या कंडीशन लगाओगे? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, करेक्ट? तो अब आपका साइन थीटा जो है वो एन लैम्डा बाय डी बन गया, विच हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट? ये हम बात कर रहे हैं स्क्रीन के एक साइड की, लेट्स रिमेंबर दिस। तो ये कंडीशन होगी, तो इसका मतलब n को क्या होना है, n एक इंटीजर भी है, तो n हैज टू बी लेस देन इक्वल टू डी बाय लैम्डा, ठीक है ना? अब जरूरी तो नहीं है ना कि डी बाय लैम्डा इंटीजर ही है, डी बाय लैम्डा तो कुछ भी आ सकता है। तो हमें क्या कहना होगा एग्जैक्टली कि n हैज टू बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन द जो भी एक्चुअल वैल्यू है ना? जैसे 3.4 के लिए n क्या हो सकता है मैक्सिमम? 3। तो मतलब बच्चों, अगर डी बाय लैम्डा 3.4 है, तो एक बार सोचना कि स्क्रीन पे टोटल कितने बन जाएंगे? 3 ऊपर, 3 नीचे, और एक सेंटर पे, ठीक है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों, ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स आपको शायद नहीं पता होगा, ये जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसको कहते हैं मैथ्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसकी वैल्यू डी बाय लैम्डा से छोटी है। तो जैसे इसकी क्या वैल्यू बन गई? 5। करण, आपने डी मिस कर दिया, राइट? तो फिर आंसर क्या बन गया? 2 इंटू दिस क्वांटिटी प्लस 1, है ना?
क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? इसमें बच्चों हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? आप समझना ध्यान से। वैसे तो हमने ये फॉर्मूला निकाल दिया, ये लग जाएगा। एक बार सोचो ऐसा, अगर बच्चों में n की वैल्यू ऐसी पुट कर दूं जिससे कि मतलब देखो n बनेगा क्या, मतलब आप सोचो साइन थीटा क्या बन गया, n लैम्डा बाय स्मॉल d, ठीक है? लेट अस से, एक मिनट करिए, कि लैम्डा बाय d जो है वो जब n से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बन गया। उसका क्या मतलब होगा? मतलब साइन थीटा 1 बन गया। व्हाट डज दैट मीन? थीटा 90, क्या थीटा 90 स्क्रीन पे पॉसिबल है? मानते हो? तो मतलब बच्चों हमें अपने आंसर में से वो वाला एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि अगर अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि अगर हम थीटा इक्वल टू 90 वाला केस बनता है, इक्वालिटी बनती है मतलब, तो हमें वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर तो ऐसा कुछ ही आ रहा है 5.6 या कुछ, फिर तो ठीक है, अभी पता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मान लो 5 आ जाता है एग्जैक्ट, तो उसका क्या मतलब होता कि मतलब डी बाय लैम्डा अगर 5 आता, एक मिनट के लिए बचो, तो क्या मतलब होता कि n इक्वल टू 5 पे तो थीटा 90 हो जाता। तो क्या वो आता? नहीं आता। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या लिखें? तो फिर इसमें से 2 माइनस हो जाएंगे। किस केस में? अगर डी बाय लैम्डा इन इटसेल्फ इंटीजर है। बात समझ आ रही है? तो ये हम एक एक्सेप्शन बना के लिखते हैं। बात समझ आ गई बच्चों? एक तो ये कि नॉर्मली ये था, तो इस पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया। ये तो बन गया जनरल केस। इसमें हमने एक एक्सेप्शन ले ली कि अगर ऐसा कुछ हो गया d इक्वल टू 3 लैम्डा टाइप्स, मतलब कि d बाय लैम्डा इंटीजर है, तो आंसर ये बनेगा। राइट? ओके। ऐसी बच्चों अब एक बार सोचो कि नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस कितनी आएंगी? जल्दी मत करो, आराम से। नहीं, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन बनाओ जैसे राइट की बनाई है ना? और फॉर सिंप्लिसिटी स्क्रीन के एक तरफ बना लो, फिर उसको उसको सीधा डबल ही करना है।
यहाँ ठीक लिखा है। हाँ जी बच्चों, बना ली? क्या बनेगा अब आप कहोगे डी साइन थीटा इज n माइनस हाफ लैम्डा, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे हम। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू डी बाय लैम्डा प्लस हाफ। क्या यहाँ पर भी ऊपर की तरह एक्सेप्शन बनेगी? क्या बिल्कुल सेम कि अगर ये क्वांटिटी इंटीजर ही आ गई तो क्या होगा, फिर हमें 2 से कम करना पड़ेगा। बच्चों ये वाला पार्ट अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही इस एक्सेप्शन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आया। ठीक है, इनफैक्ट आई हैव सीन बुक्स जिन्होंने, मतलब मे बी अब करेक्ट हो गया हो, मैंने कुछ साल पहले देखा हो, तो जिन्होंने मतलब सीधा ही ऐसे लिख दिया कि जितने ब्राइट उतने डार्क, और उन्होंने इस चीज को कंसिडर ही नहीं किया हुआ है। ओके, समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट आता है बच्चों शेप ऑफ फ्रिंजेस। ये जो आज हमने क्वेश्चन जो आपके था अभी मॉड्यूल में, तो क्या होता है बच्चों, अगर हम फ्रिंजेस को, मतलब अगर थोड़ा ब्रॉड देखें, मतलब थोड़ा और चौड़ाई में देखें उन फ्रिंजेस को, तो इट टर्न्स आउट कि जो शेप बनती है वो, जैसे हम जब नॉर्मली जब फिगर बनाते हैं, हम बिल्कुल इस वर्टिकल लाइन जो है उसके बिल्कुल आसपास वाला बनाते हैं, तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा ब्रॉड फिगर बनाएं तो इट टर्न्स आउट कि जो फ्रिंजेस हैं वो कर्व होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो शेप होती है दिस इज हाइपरबोलिक। ठीक है, एक बार रीजन समझते हैं बच्चों, मतलब क्यों ऐसा हुआ। बच्चों एक्चुअली क्या हो जाता है कि जब आप पूरी स्लिट लोगे, ठीक है, समझो कि ये, जस्ट इमेजिन बच्चों अपनी पेंसिल को सोचो इनटू द प्लेन जा रही है, वो स्लिट है। ठीक है, तो अब ह्यूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर पॉइंट सोर्स है। तो अब जब आप कोई भी पॉइंट पी लोगे तो इसके ऊपर भी तो सारे अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग बन जाता है ना। स्लिट के ऊपर इटसेल्फ बहुत सारे सोर्सेज आ गए, तो उन सोर्सेज से हर पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम लेने लगे तो वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी मैथ्स बन जाती है, जिसके कारण इट टर्न्स आउट की जो शेप है वो हाइपरबोलिक। ठीक है, नॉन मेड वाले स्टूडेंट्स बहुत ब्रॉडली समझ सकते हैं कि हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है। वो नहीं, मतलब जैसे सर्कल का लोकस कैसे बनता है, हाइपरबोला का क्या होता है, जैसे सर्कल का क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। सर्कल ऐसा एक लोकस है ना। एलिप्स का क्या होता है, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 पॉइंट्स इज कांस्टेंट। ये होता है ना x1 प्लस x2 अगर फोकस से। ऐसे ही हाइपरबोला का क्या होता है, डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस में हम डिफरेंस ही ले रहे हैं ना, कि हम डिफरेंस को कांस्टेंट पुट करेंगे, कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, तो इसलिए ये हाइपरबोलिक शेप आती है। नहीं, फिर नहीं आएगा, बट दिस इज अज्यूमिंग फाइनाइट साइज्ड स्लिट्स। अंडरस्टूड बच्चों, बस ये फैक्चुअली आपको बताना चाहिए कि हाइपरबोलिक है और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कि YDSE में कैसे हम वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट वेरिएशन इज
कि इफ वी टेक पॉलीक्रोमैटिक लाइट, पॉलीक्रोमैटिक लाइट का क्या मतलब बोलो? फिर से याद करो मैंने क्या बताया था, क्रोम मींस वेवलेंथ। अभी तक हम ऊपर जब सारे क्वेश्चंस कर रहे थे हम सिंगल वेवलेंथ की लाइट मान रहे थे, उसका क्या मतलब हुआ? मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक मींस मल्टीपल वेवलेंथ्स which could be white color, which may be not exactly white but combination of some wavelengths। ठीक है, तो उस केस में बच्चों क्या होना चाहिए पॉलीक्रोमैटिक में? सोचो। बेसिकली क्या है, इट इज जस्ट अ सुपरपोजिशन ऑफ YDSC ड्यू टू इंडिविजुअल वेवलेंथ्स। जैसे मान लो आप कहो कि भाई मेरे पास जो लाइट है इट इज मिक्सचर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर, तो आपने उसका एक्सपेरिमेंट करवा दिया, तो क्या होगा? इट इज एज गुड एज कि आप पहले सिर्फ रेड लाइट भेजो, उसका पैटर्न बना दो, फिर आप सिर्फ ग्रीन लाइट भेजो, उसका पैटर्न बना दो, और उन दोनों को ओवरलैप कर दो, तो आपको स्क्रीन पे वैसा दिख रहा। ठीक है, तो नथिंग ग्रेट एट ऑल, दोनों अपना इंडिविजुअली YDSC करवा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली हो रहा है तो हो सकता है, देयर आर चांसेस, हो सकता है कि बाई चांस कोई कोइंसाइड कर जाए दोनों का ब्राइट फ्रिंज, हो सकता है ना करे, तो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है ना? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन विल बी सुपरपोजिशन ऑफ पैटर्न्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेवलेंथ्स। ठीक है, आपके लिए मतलब सब कुछ सेम रहा, इट इज जस्ट कि आपको अब 2 बार लगानी पड़ेंगी कंडीशंस। अच्छा, क्या कोई पॉइंट है जिसके बारे में हमें पक्का पता है? जैसे y इक्वल टू 0 पे क्या होगा? y इक्वल टू 0 पे तो दोनों की ही ब्राइट फ्रिंज बनेगी, है ना? तो यहां तो पक्का पता है कि दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रहे हैं, तो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, सारी वेवलेंथ्स का y इक्वल टू 0 तो ब्राइट फ्रिंज है ही, है ना? तो मतलब अगर आपने व्हाइट यूज की है तो ब्राइट व्हाइट लाइट दिखेगी, अगर कुछ पर्टिकुलर कलर्स यूज किए हैं तो वही दिखेंगे। अंडरस्टूड? अच्छा, अगर अब मान लो बच्चों कंडीशन निकालनी हो, मान लो 2 ही वेवलेंथ्स हैं, कोई λ1 λ2, आपको कंडीशन निकालनी है कि उनके ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप कर रहे हैं, तो कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे? ये λ1 का ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा? उसका y कोऑर्डिनेट क्या है ब्राइट फ्रिंज का? n1 λ1 d/d। n2 वाले का क्या होगा? n2 λ2 d/d। एक बात समझो, n1 n2 तो सेम होना जरूरी नहीं है ना, हो सकता है एक का तीसरा दूसरे के पांचवें के साथ ओवरलैप कर रहा हो, तो आप कहोगे n1 λ1 d/d इज इक्वल टू n2 λ2 d/d, जिससे आपके पास क्या बन गया कि n1/n2 इज इक्वल टू λ2/λ1। सोचो यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको λ1 λ2 दिया होगा, ठीक है, फॉर अ मोमेंट लेट्स अज्यूम कि λ2 इज लेट्स से 7000, λ1 इज 5000, तो ये रेशियो क्या बन गई? 7/5। ठीक है, तो इससे आप n1 n2 पे क्या कमेंट कर सकते हो? n1 7 n2 5, ये एक बन गया, दूसरा 14 10 एंड सो ऑन, है ना? तो मतलब क्या होता है,
कई बार ना जैसे आपको एकदम लगेगा कि एक ही कंडीशन दी हुई है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली है कि n1 n2 इंटीजर्स हैं। तो अगर आपके पास रेशो आ गई कि n1 रेशो n2 इज 3:2, इसका क्या मतलब हुआ? 3 2 6 4, वो सारे वाले केसेस अपने आप बन गए बस। ठीक है, तो आपको जनरली क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेयर बोथ कोइंसाइड, तो आप क्या करोगे? उसका मतलब आप ऑब्वियसली n1 n2 की स्मॉलेस्ट वाली वैल्यूज ही लोगे, राइट? ऐसे ही बच्चों डार्क फ्रिंज कोइंसाइड करने का क्या होगा? ये इस तरह बन जाएगा, है ना, n1 माइनस हाफ करके। तो वंस अगेन बच्चों, इन क्वेश्चंस में प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि n1 n2 इंटीजर्स, ठीक है? जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये जो केस बना डार्क फ्रिंज वाला, ठीक है, इसमें अगर आप ये कैंसिल करके रीअरेंज करके लिखो, ये क्या बन गया? कैन आई राइट λ1 by λ2 is equal to 2n1 minus 1 upon 2। ठीक है, ये बनेगा। तो बच्चों क्या आप सीधा ये देख सकते हो कि ये तभी पॉसिबल होगा अगर, मतलब आप ये देखो राइट हैंड साइड जो है वो दो ऑड नंबर्स की रेशो है ना, 5/3 या जो भी बनेगी। इसका क्या मतलब है? λ1 by λ2, मतलब जो वो नंबर्स बनेंगे जीरोस कैंसिल करके वो भी ऑड ही होने चाहिए ना। तो मतलब उल्टा मान लो कि अगर आपको लेफ्ट साइड λ1 λ2 दिए हुए हैं, लेट्स से उसकी रेशो इवन आ गई, तो आपको ये तो पक्का ही पता है ना कि वहां पे डार्क फ्रेंड्स फिर कभी कोइंसाइड ही नहीं होगी। तो ऐसे कुछ चीजें पता चल जाती हैं एकदम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये ट्राई करो।
हो गया भी। तो इसमें आपका ए पार्ट का आंसर आना चाहिए 1.5 mm, बी का 0.75 mm। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में आप करोगे n1 इंटू 3000 इज इक्वल टू n2 इंटू 5000, तो उससे आपके पास n1 5 आ गया इंटू 3 आ गया। दूसरे में आपका n1 3 आएगा इंटू 2 आएगा। क्लियर टू एवरीवन कैसे किया है क्वेश्चन? ओके, ये देखना बी पार्ट, ये ट्राई करो। क्या होगा बच्चों इसमें? बोलो भाई। तो आप देख सकते हो चाहे पॉसिबल ही नहीं है कि जब आप बनाओगे, जब आप लिखोगे n1 माइनस हाफ अपॉन n2 माइनस हाफ, तो आपका दोनों ऑड अपॉन ऑड है ना। तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है 4000 के साथ ये बन पाना। राइट। ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ये स्लिट विड्थ हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो चलो फिर लिख लो, कोई बात नहीं। तो इंटेंसिटी एरिया ऑफ स्लिट के प्रोपोर्शनल होगी। लिख रहे हो जो?
ये समझ आया रूट 2 कैसा है, रूट i1 प्लस रूट i2। तो इससे बच्चों ये क्यों मैं आपको लिख पा रहा हूँ, इससे आप समझो कि हम क्या कहेंगे कि इफेक्ट क्या आया स्क्रीन के ऊपर। ब्राइट फ्रिंजेस को क्या हुआ, वो और ब्राइट हो गए। डार्क फ्रिंजेस को क्या हुआ, वो भी ब्राइट हो गए। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे माइंड में ना, ऐसा आता है कि डार्क और डार्क हो गए। डार्क और डार्क नहीं हो सकता, वो तो जीरो पे ही है। ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, जीरो से नॉन जीरो हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ब्राइट ब्राइटर हो गया, बट डार्क भी ब्राइटर हो गया। हाँ हाँ, बस ये लास्ट। राइट बच्चों, समझ आ गया। बस एक लास्ट चीज बच्चों आज के लिए, अगर मीडियम चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम पूरे के पूरे YDAC सेटअप को किसी और मीडियम के अंदर ले जाएं तो क्या इफेक्ट आएगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा लैम्डा, अगर आप म्यू के अंदर ले गए सारे को, वो लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। करेक्ट। तो जब आपका लैम्डा वो लैम्डा बाय n हो जाएगा, तो आपका बीटा इतने फैक्टर से कम हो जाएगा और एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ कंप्रेस्ड सा दिखेगा जो पैटर्न है। ठीक है जी, चलो बच्चों, अभी हम आज इसमें इतना ही पढ़ रहे हैं। मैं एक्सरसाइज 3 डिस्कस करवा रहा हूँ अभी आगे। जिन्होंने नहीं की हुई बच्चों, यू कैन मतलब लीव। कौन सी वाली करनी है, अच्छा इसका होमवर्क इज सी पार्ट 01 का। ठीक है, वो हो जाएगा आपका। EMI की fourth question, long ideal solenoid is varied at uniform rate of this much.
Consider a circle of radius this much, the axis coinciding with axis of solenoid. ठीक है, तो वो वाला जो r/2 dv/dt वो वाला कंसेप्ट यूज होगा। हाँ, जो हमने वो दो केस नहीं किए थे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाले, वो वाला केस लगेगा। हाँ जी, 7 का आंसर ए आ रहा था। क्यों ए क्यों आएगा? रॉड मूव कर रही है, आप सर्कल ऐसे कह रहे हो? बिल्कुल यही गलती करवाने के लिए ये क्वेश्चन बना है। जो नॉन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या उस कारण से पोटेंशियल आता है? नहीं आता ना। तो यहाँ पे क्या ये बात समझ आ रही है? क्या आंसर बनेगा इसका? हाँ, वो तो डिफरेंट आएगा ना, आप कमेंट ही नहीं कर सकते। और वो भी आप वो जो डिफरेंट आता है वो तो ईएमएफ आएगी, मतलब पोटेंशियल तो टर्म ही नहीं यूज कर सकते ना फॉर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो पोटेंशियल तो सिर्फ जो आपकी कंजर्वेटिव वाली फील्ड है उसके लिए है, और वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी बनना चाहिए ना इसका, कंडक्टर है तो कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। इन्होंने क्या दिया? बी दिया। इन्होंने हाँ, मतलब आप जो निकालते आप, मतलब आप इंटीग्रल ई डीएल करते लेट्स से, so that will be path dependent। ये सबको समझ आ गया बच्चों 7th क्वेश्चन? एक रिंग को कोएक्सियली रख दिया, ठीक है, एक रेडियल नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये देख लो इसमें कुछ गलती हो सकती है, मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई है, ठीक है। तो
आप कैसे बनाओगे कंडीशन? जो टॉर्क बनी वो क्या बन गई? E इंटू आर, क्यू ई इंटू आर, मतलब एक मिनट, एक सेकंड, अच्छा उल्टा, ठीक है उल्टा। तो जो टॉर्क बनेगी बच्चों, अगर मैं पूरी रिंग के ऊपर लिख दूं तो टॉर्क बनेगी E इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई ए स्क्वायर। क्यों? लैम्डा इंटू 2 पाई ए तो चार्ज बना, तो फोर्स बनी, फोर्स इंटू रेडियस फील्ड, ये टॉर्क बन गई। तो दिस इज टॉर्क, जिसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे, ये रिंग है तो एम ए स्क्वायर अल्फा विच इज डी ओमेगा बाय डी टी। अब ई क्या होगा? वो ए स्क्वायर नहीं, यहाँ आउटसाइड वाला लगेगा ना, आर स्क्वायर बाय 2 आएगा ना इस फिगर में, ये बनेगा ना। देख लेते। तो इसको जब बच्चा यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या होगा? आप देखो कि आपका डी टी कैंसिल हो गया। तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ओमेगा इक्वल टू बी डल गया ना सीधा। तो मत करो, मतलब हम, मतलब इतना हमने उसको डिटेल में कभी यूज नहीं किया, तो कोई इतना आइडिया नहीं कि वो कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। आ तो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि नहीं आता। कुछ पंगा होगा ना। क्या कह रहे थे कुछ क्वेश्चन में? कौन सा क्वेश्चन था? हम्म देखना बच्चों, फोर्थ का आंसर ठीक है बीसी पार्ट्स का। अरे करना है एक बार। एक बार। नहीं नहीं, एक फर्क है ना, मतलब आप बी और सी को सीधा कैसे कंपेयर कर सकते हो? मतलब सी पार्ट में तो पूरे सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर होगी ना, बी में तो सिर्फ वो सर्कल की हो रही है जो 1 सेंटीमीटर वाला है। सी में तो पूरा सोलेनोइड जो है वो सारा आ गया ना, पूरे सोलेनोइड में तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। आगे जी का सेकंड, व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी at the center of a circulating electron in hydrogen in first orbit?
नहीं, आप इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग, उसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो फिर v²/2μ0। जी के सेकंड का आंसर नहीं आ रहा क्या बच्चों? आएगा यार। आप मतलब आपको रेडियस आर दिया हुआ है, तो शायद कहीं वो ना यूज हो रहा हो, mvr=nh/2π। v को r की टर्म्स में लिख सकते हो, है ना, उससे π³ बनेगा। बन जाएगा ना, करना। आगे जी बात डन। आई के एल जो थर्ड है, इसमें तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, मतलब आपको एलसी ऑसिलेशन की इक्वेशन लिख के, मतलब आपको t=0 पे इन्होंने q की वैल्यू भी बता दी और dq/dt की वैल्यू भी बता दी, तो आप q=q0 sin ωt+5 मान के, ठीक है, तो उससे आप क्या 6 कैसे है? नहीं नहीं, मैं तो ये कहा कि बस आप तो इस इक्वेशन में पुट करोगे बस, q=q0 sin ωt+5 अज्यूम करके, तो आपके पास दो इक्वेशंस बनी, एक तो बनी 4=q0 sin phi, है ना, हाँ, और एक दूसरी आपकी बन जाएगी डिक्रीजिंग एट द रेट, तो dq/dt मतलब -√5 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos q0 cos phi बन गया, नहीं q0 ओमेगा इंटू cos phi, ओमेगा की वैल्यू तो पता है अपने को 1/√LC। हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक ना मुझे याद कराना, एंड में ना उसकी बात करेंगे दोबारा हम, साइक्लॉइड की, उसके जो मैंने आपको बोली थी ना 2-3 कंडीशन थी। हाँ, तो मैंने तब कुछ कर रहा था, मैंने निकाली थी कुछ वैल्यूज, देखना एक बार वो मतलब नहीं होता है अपने। डन, यस 3B। सेकंड का D एट पॉइंट R, सेकंड का D तो आएगा, R तो 0 आ जाएगा, मतलब नेट 0 आएगा।
क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि जो दोनों लूप्स हैं वो उनमें इंडिविजुअली करंट फ्लो कर रहा होगा। तो तो मतलब अगर आप एक तरफ से इसे जोड़ भी दोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ना। मतलब अंदर वाले लूप में अपना करंट होगा, बाहर वाले में अपना करंट होगा। हाँ जी, और कोई सिंगल में? सेकंड का डी। Force is needed to move the sheet away from the pole with uniform velocity if the metal is non-magnetic. अगर नॉन मैग्नेटिक है फिर तो कोई फोर्स लगेगी नहीं। एक मिनट, मेटल शीट है। अगर मेटल शीट है तो एडी करंट्स तो प्रोड्यूस होंगे ही अगर आप इसको मूव करोगे, तो फोर्स तो चाहिए। तो इसमें एक इंस्टेंट पे आपको दिया हुआ है इसमें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गलत वर्ड यूज हुआ हुआ है। जो आंसर आ रहा होगा वो तो बेसिकली आपने बीसी को एक रॉड मान के वीबीएल कर दिया हमने, है ना। एक्चुअली में ऐसे होता है ना कि ये बीसी और एडी दोनों अलग अलग रॉड्स हैं, तो उनमें जितना इनमें प्रोड्यूस होगा तो जो स्क्वायर मान के अगर हम वैसे करें तो सेम ही आएगा। हाँ, नेट सेम आएगा। मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको अलग रॉड मान लो, बीसी को एडी को अलग मान लो, तो जो आप ये सोचो कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होनी है वो तो इन दोनों में ही होनी है, क्योंकि यही कट कर रही है फील्ड लाइंस को। तो अगर आप उनका नेट ले लोगे वो सेम ही आएगा जो आप पूरे लूप का डी∅dt करके निकालोगे। ठीक है, तो मतलब अब प्रॉब्लम क्या है, बस मतलब आप निकाल कैसे लोगे, आप तो बीसी पे वीबीएल लगा दो उसको रॉड पे। बस अब प्रॉब्लम क्या है कि उसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलना चाहिए, ईएमएफ बोल देते हैं हम, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर वही पंगा है। ये वैल्यू तो देखो ना आपकी बन जाएगी, करंट भी फ्लो कर रहा है तो वो भी निकलेगा। फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। अगर तो हम वो कर रहे हैं ना, आप तो E माइनस आई आर निकाल रहे हो। तो दो बातों का ध्यान रखना है अपने यहाँ पे। एक तो सबसे पहले कि वीवीएल लगेगा,
और फिर क्योंकि लूप के अंदर करंट भी फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस है, तो जो नेट आएगा वो E माइनस आई आर या जो भी बनता है E प्लस आई आर। आगे समझ बच्चों? जो कि डी से हिंट मिल रहा था कि करंट है लूप में, तो मतलब वो चक्कर पड़ेगा। हम्म, दो बातें हैं ना देखो, एक तो आपको दो बातें पता चल रही हैं, एक तो ये कि सी का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है और जो पीक करंट है वो सेम है ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम है, R1 R2 इक्वल है, तो इससे आइडिया लग जाएगा। हाँ बच्चों आगे। क्या कहा हमें, एक तो ये कहा है कि मेटालिक वायर को यूज किया और उसका इफेक्ट, wire is placed in a constant electric field that has a direction along the length of the wire। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वायर की लेंथ के अलोंग एक्ट कर रही है। कांस्टेंट करंट फ्लोस टू द वायर, यस। कांस्टेंट थोड़ी फ्लो करेगा, वो तो मोमेंटरली करेगा ना, बस कुछ देर के लिए करंट फ्लो करेगा, जैसे ही चार्जेस सेपरेट आउट हो जाएंगे तो उसके बाद करंट फ्लो करना बंद कर देगा। कौन सा क्लोज लूप बन रहा है, तो पी नहीं आएगा। थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड इन द वायर, चार्जेस कुछ देर तो मूव किए हैं, तो वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्यू आना चाहिए। आना चाहिए, ये IIT ने नहीं दिया था, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब ये थर्मल एनर्जी में ना पंगा था, ये जो मुझे मतलब, जैसे एक तो बी में भी थोड़ा तो थर्मल एनर्जी जनरेट होएगी जब तक चार्जेस मूव करेंगे, एंड एंड फॉर सेम रीजन सी में भी होगी। तो ये बच्चों, ये ना एक्चुअली शायद मैंने आपको पहले बताया था, जो बिल्कुल शुरू वाले मैट्रिक्स मैच थे ना, उनमें कुछ एम्बिग्विटीज थी पहले 1-2 साल। मतलब होगी बहुत थोड़ी सी दोनों ही केसेस में, क्योंकि दोनों ही केसेस में कुछ वो आ जाएगा। अब वही बात है, वही एम्बिग्विटी है कि वो थोड़े को लेना है कि नहीं लेना है। तो इसका ऐसे भी सोच सकते हैं ना सी पार्ट को, कि कुछ देर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है ना, जब तक उसने चार्जेस को मूव करवाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कहाँ गया, हीट में ही तो गया है, क्योंकि चार्जेस तो फाइनली सारे रेस्ट पे ही आ गए। ऑन द आर में वो पंगा है, वो कांस्टेंट 0 है, समझ रहे हो? तो आना चाहिए, मतलब 0 कांस्टेंट तो ही। क्या बोले, मतलब अजीब सा हो गया ना, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस।
वैसे बच्चों इससे ना मुझे ख्याल आया, मेरे को एक आध जगह और भी था, तो मतलब ऐसे केस में ना मतलब हमें मतलब जस्ट टू बी सेफ उसको ना मार्क करो, मतलब जब हम ऐसे कहते हैं ना कांस्टेंट पोटेंशियल, उसको नॉन जीरो वाले केस मानो, मतलब कहीं और भी आएगा ये सेम केस, मुझे याद आ रहा है। मतलब जब भी हम ऐसा मानते हैं तो वो नॉन जीरो के लिए ही बताते हैं हमेशा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बच्चों, फिफ्थ कौन सा क्वेश्चन फिफ्थ? अच्छा अच्छा, मैं कॉम्प्रिहेंशन सॉरी सुन रहा था। आफ्टर इंसर्शन ऑफ रॉड, तो बेसिकली जब आप रॉड इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा तो आई कम हो जाएगा। ठीक है, बट वो उस इंस्टेंट पे होगा, वो तो इंस्टेंटली हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा फाइनली, वो फिर इंक्रीज कर जाएगा। फाइनली तो जो करंट होना है वही ई बाय आर ही होना है, तो वो तो सिर्फ मोमेंटरली एक बारी के लिए चेंज हो गया। नाइन्थ का आप कह रहे हो नाइन्थ में बी ऑप्शन बी आ रही थी? तो बी ऑप्शन से तो जीरो आ गया ना। पता नहीं, अभी कुछ देर बाद मतलब पता कर लो एक बार मोहन। आगे इंटीजर का फर्स्ट ये कैसे होगा बच्चों? देखो उन्होंने स्पेशली इंफॉर्मेशन दी हुई है सारी, कैसे यूज करोगे इसको, मतलब इंटीग्रेशन लगेगी इसमें कभी, किसकी एल एन तभी आएगा। सॉलिड है हाँ। नहीं क्या मतलब सॉलिड मतलब, नहीं उससे क्या, वायर्स तो आपकी मतलब स्क्वायर फॉर्म में है ना। नहीं वो तो हर, वो तो फ्लक्स ही है ना, वो तो हर उस पे स्केलर ही है ना वो तो। हाँ जी, सोचोगे इसको एक बार, करना ट्राई, इंटीग्रेशन लगेगी ठीक है। और डन। इसमें क्या है कि जो आपकी नीचे वाली सरफेस है वो कंडक्टिंग है, तो पी और क्यू का पोटेंशियल तो सेम हो गया। अब आप एक रॉड मानो ऐसे, इससे आप इसके ऊपर वो फॉर्मूला लगा के हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, इससे आप इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। ऐसे ही आप इधर रॉड मान के इसका निकाल सकते हो, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। मतलब पहले आप सोचो
इसको मैं 1 मिनट के लिए ए बोल देता हूँ। तो आप वी एम माइनस वीपी निकाल सकते हो। कैसे? हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। ऐसे ही आप दूसरी ऑर्ड का निकाल लोगे, फिर उन दोनों का सकता। एट्थ में कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना? constant angular velocity की condition आप उसको explore back कर ये क्या है दिए जो दिया हुआ है, ये क्या चीज है? force भी लगानी है then constant angular velocity So that the rod rotates with constant angular velocity. और क्या क्या करना है बच्चों अपने को? और आज तो नहीं होगा फिर। एसी की 3 भी बची है? नहीं मेरी क्लास है। चलो फिर करते हैं, ठीक है।